नमस्कार मित्रों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 3। पिछले 3 एपिसोड में हमने आपको ग्रहों के बारे में, भावों के बारे में और राशियों के बारे में बताया था। देखिए, सीक्वेंस पिछले एपिसोड में हमारा कुछ इस तरह का था जो कि आवश्यकता थी, कोर्स की आवश्यकता थी और ज्योतिष की आवश्यकता है। हम लोगों का सीक्वेंस जो रहा पिछले एपिसोड में, वो रहा पहले भावों का परिचय, भावों के बारे में बताया गया, उसके बाद राशियों के बारे में बताया गया और उसके बाद ग्रहों के बारे में बताया गया। आज हम जब इसकी डिटेल्स की बात करेंगे तो हम आपको ग्रहों के बारे में सबसे पहले बताएंगे, है ना। क्योंकि ये जब डिटेल्स की बात होती है ना, तो ये आवश्यकता बन जाती है कि हमें कौन से टॉपिक को पहले पिक करना है। ये एक बड़ा उलझा हुआ सा सब टॉपिक है ग्रह, क्योंकि अक्सर ये देखा गया जब हम अपने स्टूडेंट्स को भी ऑफलाइन क्लासेस लेते थे, बैच लिया करते थे क्लास के अंदर, तो हमने ये महसूस किया था कि जब हम ग्रहों के बारे में पढ़ाते हैं तो जनरली हम पढ़ाने के बाद उनके स्वभाव बताते हैं ग्रहों के, और ग्रहों के जब स्वभाव बताने के बाद, सारी डिटेल्स देने के बाद, जब हम 1 या 2 दिन बाद या नेक्स्ट डे जब हम पूछते हैं तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो ब्रिलियंट होते थे, तीक्ष्ण बुद्धि वाले जिनको बोलते हैं, वो उसको रट लिया करते थे, है ना। रटने में भी क्या होता है कि जैसे कि हमने किसी ग्रह के लगभग 25 से 30 ही अगर स्वभाव बताए, टॉपिक्स बताए, जैसे कि मान लीजिए सूर्य के बारे में हमने बताया कि ये तीक्ष्ण ग्रह होता है, ये गर्म ग्रह होता है, इसका स्वभाव ये हड्डियों का कारक ग्रह होता है ना। इस तरह से हमने अगले, मान लीजिए, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट दूंगा डिटेल्स सारी की। लेकिन जब हम इनको बताते हैं स्टूडेंट्स को, तो जो ब्रिलियंट होते हैं, जिनका माइंड शार्प होता है, वो तो रट लेते हैं आराम से, लेकिन कुछ स्किप कर देते हैं। जैसे कि 20 हमने याद करने के लिए बोले टॉपिक, या 20 के बारे में समझाया तो उन्होंने 15 बता दिए, 5 भूल गए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनका कि स्वभाव रटने का नहीं होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो तेज बुद्धि के नहीं होते, है ना, या मंद बुद्धि के होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पढ़ाई के दौरान, अपने अध्ययन काल के दौरान, हर छात्र की एक विशेषता होती है। कुछ उसके किसी टॉपिक को रट के कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। कुछ लोग उसको समझ के याद कर लेते हैं, है ना। तो ये अपना अपना स्वभाव है, अपने अपना तरीका है, अपनी अपनी स्टाइल है पढ़ाई की, है ना। दोनों में कोई भेदभाव नहीं है कि वो ज़्यादा ब्रिलियंट रहेगा या सेकंड वाला ज़्यादा वीक रहेगा। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं। तो महत्वपूर्ण बात जो हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि वो एक जनरली हम ये एक आपको तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी क्लास में कोई भी आपको ग्रहों के बारे में रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, केवल समझने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब हम पढ़ाई करते थे तो एक कॉम्प्लिकेशंस रहता था, इस तरह की टिपिकल हमें भी महसूस होता था, अच्छा भी नहीं लगता था कि हमने कल इतना सबको समझाया और फिर स्किप हो गया। फिर 20 दिन बाद पूछा तो पता चला 20 में से 10 ही बातें ध्यान रही, 10 तो भूल ही गए। चलिए, अब जो हम ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इसकी बड़ी एक विशेषता है ना। ये जो हमारा एक प्रयोग रहा, हमारा अपना एक प्रयोग रहा, जो हमने इम्प्लीमेंट किया और सक्सेसफुल रहा।
तो हमने छात्रों को या स्टूडेंट्स जो हमारे होते हैं उनको हमने एक कहानी बनाई। देखिए ये कहानी मैंने अपनी हस्तरेखा की, जो मेरी बुक है हस्तरेखा विज्ञान यूनिकॉर्न पब्लिकेशंस की, उसके पेज नंबर 77 पे ये इसकी विस्तार से चर्चा करी है इस कहानी के बारे में और इसके चरित्रों के बारे में। इसका भी उद्देश्य यही था कि जो पामिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो ईज़िली इस कहानी को समझ लें और समझने के बाद वो भूलेंगे नहीं, है ना। और आज भी मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, एक वादा करता हूँ आपसे कि अगर इस क्लास को आपने ध्यान से समझ लिया, है ना, कंसंट्रेशन के साथ समझ लिया, तो निश्चित रूप से आप जीवन भर इनके स्वभावों को भूल नहीं पाएंगे, है ना। और आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। कुछ बेसिक्स जो स्वभाव है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। चलिए खैर थोड़ा सा धीरे हम अपनी क्लास को चलाएंगे क्योंकि ये समझने का विषय है। वैसे तो सभी समझने के विषय होते हैं, तो मेरी क्लास थोड़ा धीरे रहती है। और जो अभी व्यूअर्स हैं उनको ये शिकायत भी है, कुछ लोगों ने मुझसे कहा है, कुछ व्यूअर्स ने, कि आपकी क्लास बड़ी स्लो रहती है ना। तो आप ये मानिए कि मेरा ये पढ़ाने का तरीका है ना, ये मेरी अपनी स्टाइल है और मैं ये मानता हूँ कि ये एक बेहतर स्टाइल है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। और मैं इस स्टाइल में एक सक्सेसफुल रहा हूँ बीइंग ए टीचर। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा आपको, अगर आपको स्टाइल ये पसंद नहीं है धीरे धीरे वाली, तो फिर भी आपको मेरी क्लास में ये झेलनी पड़ेगी। चलिए खैर, ये कहानी 7 चरित्रों की है। एक राजा है इसमें, एक रानी है, एक सेनापति है, एक राजकुमार है, एक राजा का पिता है, राजा की द्वितीय पत्नी है और राजा का प्रिय दास है ना। ऐसे 7 चरित्र हैं। मैं अगेन रिपीट करना चाहता हूँ विद देयर नेम्स। राजा जिसका नाम सूर्य है, राजा की पहली रानी जिसका नाम चंद्र है, राजा का सेनापति जिसका नाम मंगल है, राजा का पुत्र तथा राजकुमार जिसका नाम बुध है, राजा का पिता तथा पूर्व राजा जिसका नाम गुरु है। पूर्व राजा मीन्स ये राजा उन राजा के उत्तराधिकारी हैं। सूर्य गुरु का उत्तराधिकारी है, तो राजा का पिता तथा पूर्व राजा जिसका कि नाम गुरु है। राजा की द्वितीय रानी जिसका नाम शुक्र है, राजा का प्रिय तथा तीक्ष्ण बुद्धिदास जिसका नाम शनि है। इसको नौकर भी कह सकते हैं, तीक्ष्ण बुद्धिदास या नौकर जिसका नाम शनि है ना। अभी हमने इसमें 7 चरित्र लिए हैं केवल। राहु केतु को हमने अभी इसको छोड़ दिया है ना। वो क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि पहले भी हमने बताया है कि वो एक छाया ग्रह है, इक्विलेटर्स हैं बेसिकली ये चंद्रमा के। तो ये ग्रह नहीं हैं लेकिन इनकी अपनी विशेषताएं होती हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी समझाते हुए आपको उसका भी थोड़ा सा इसी माध्यम से समझाएंगे, लेकिन अभी इस स्टोरी में हम इसको छोड़ देते हैं। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी सुनने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कहानी आपको बताई जा रही है उस पूरी की पूरी कहानी में, उस पूरी कहानी में ये जो टाइम टू टाइम बातें आएंगी वो पर्टिकुलर ग्रह के गुण होते हैं, है ना। तो इसको आप समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। लेकिन जब इस कहानी को आप सुन रहे हो, है ना, ध्यान दीजिएगा अगेन,
जब इस कहानी को आप सुन रहे हो, एकांत में सुनने का प्रयास करें। और जब आप सुन रहे हो तो हर चरित्र का अपने दिमाग में कल्पना कीजिएगा। हर चरित्र की अपने दिमाग में कल्पना कीजिएगा, ठीक है। ये क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट टाइम में आपको चरित्र के जो व्यक्तित्व आपके दिमाग में सेट हो, पर्सनैलिटी जो आपके दिमाग में सेट हो, वो क्योंकि लाइफ टाइम रहेगी, है ना, वो चेंज नहीं हो पाएगी, है ना। ये मेरा अगेन मैं बताने जा रहा हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है अपने स्टूडेंट्स पे, क्योंकि मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया है। तो अगर आप अभी बिज़ी हैं तो आप इस एपिसोड को कम से कम अभी ना देखें, इसको उस समय के रखिएगा कि जब आप अकेले हों, जब आपके पास शांति फील कर रहे हो, थोड़ा सा दिमाग आपका न्यूट्रल हो। क्योंकि ज़रूरी है कि देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, है ना। और इसमें बिल्कुल ये 100% बात सही पाई गई है कि ये कहानी में जो आपके दिमाग में जो पर्सनैलिटी आएगी, जो व्यक्तित्व आएगा, वो जीवन भर उस ग्रह का आपके दिमाग में वही सेट हो जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक राजा है जिसका राज्य अत्यंत व्यापक तथा समृद्ध है। राजा अपनी प्रजा तथा राज्य की खुशहाली व विस्तार के लिए सजग है। राजा के व्यक्तित्व में विनम्रता, उत्साह तथा उदारता कूट कूट कर भरी हुई है, जिससे उसकी प्रजा राजा का बहुत सम्मान करती है। ये बात हो रही है सूर्य के बारे में। एक दिन अचानक राजा को सूचना प्राप्त हुई कि पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया है। राजा का तेज पूर्ण चेहरा तिलमिला गया। निश्चित रूप से यह राजा के अहम पर हमला था। राजा स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गया तथा आदेश दिया कि एक बड़ी सेना तैयार की जाए। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पे आपको ध्यान देना है। राजा स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गया तथा आदेश दिया कि एक बड़ी सेना तैयार की जाए। युद्ध के लिए तैयार होकर राजा सीधे अपने पिता गुरु के कक्ष की ओर गया। गुरु अक्सर विषम परिस्थितियों में सूर्य अक्सर विषम परिस्थितियों में गुरु से सलाह लिया करते हैं। सूर्य ही नहीं, राज्य के सभी लोग गुरु से सलाह लिया करते हैं। कक्ष में प्रवेश करते ही अचानक राजा के कदम ठहर गए। सामने गोरे रंग और मोटे शरीर वाला, लालिमा युक्त, सफेद कपड़ों में लिपटा एक वृद्ध साधना पर बैठा हुआ था। सूर्य के कदमों की आहट आते ही गुरु साधना से उठ गया। गुरु ने सूर्य की सभी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर प्रेम से सूर्य के घुंघराले बालों पर हाथ फेरते हुए गुरु ने कागज पर कुछ आकृतियां बनाई और सूर्य से बोला, निश्चित रूप से जीत तुम्हारी ही होगी। इसके पश्चात सूर्य को युद्ध भूमि से संबंधित कुछ उपदेश भी दिए। सूर्य अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था, क्योंकि उसे पता था कि गुरु सत्यवक्ता तथा ज्योतिष के विद्वान हैं तथा मेरा मन रखने के लिए मुझसे झूठ नहीं कहेंगे और अपने सिद्धांतों तथा आदर्शों के विपरीत नहीं जाएंगे। सूर्य ने गुरु के चरण स्पर्श किए तथा अपनी रानी शुक्र के कक्ष की ओर गया। कक्ष में जाकर राजा ने देखा कि शुक्र का कक्ष विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों तथा सुंदर तथा मूल्यवान मूर्तियों से सजा हुआ है।
पूरे कक्ष में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र तथा घुंघरू इत्यादि सजे हुए हैं तथा कक्ष की शोभा बढ़ा रहे हैं। शुक्र और सूर्य में आपसी प्रेम की कमी है। सूर्य ने शुक्र का अपहरण किया और अपनी पत्नी बनाया था। अपहरण मीन्स हो गया किडनैप। क्योंकि सूर्य शुक्र के अद्भुत सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था। अगेन, सूर्य ने शुक्र का अपहरण करके उसे अपनी पत्नी बनाया था क्योंकि सूर्य शुक्र के अद्भुत सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था। कक्ष के अंदर प्रवेश करने पर राजा ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री विभिन्न प्रकार के सुंदर तथा मूल्यवान हीरे जड़ित आभूषण धारण किए हुए कुछ सोच रही है। राजा ने शुक्र को परिस्थितियों से अवगत कराया। रानी ने राजा को जीत के प्रति यकीन दिलाया तथा अपने ससुर गुरु के साहस, नेतृत्व, महत्वाकांक्षा तथा उत्साह का उदाहरण देते हुए राजा को युद्ध के लिए जोश के साथ विदा किया। शुक्र की बातों का राजा पर हमेशा की तरह गहरा प्रभाव पड़ा। तत्पश्चात राजा उपवन की ओर गया क्योंकि राजा अपनी अत्यंत प्रिय रानी चंद्र से मिलना चाहता था। सूर्य और चंद्र में आपस में अतुलनीय प्रेम था। उपवन में प्रवेश करने पर सूर्य ने देखा कि एक सुंदर स्त्री झरने के किनारे अत्यंत साधारण आभूषण वेशभूषा में प्राकृतिक वस्तुओं को आभूषणों के रूप में धारण किए हुए एकांत में आंख बंद करके स्वप्न में विचरित है। चंद्र के आभूषण यहाँ पर क्या हैं? चंद्र के आभूषण हैं प्राकृतिक सौंदर्य, फूल इत्यादि प्राकृतिक सौंदर्य में आते हैं। सूर्य जानता है कि चंद्र को राजमहल के शान शौकत से ज्यादा लेना देना नहीं होता। हाँ, राजमहल में उत्सव के समय पर रानी अवश्य नृत्य, संगीत, गायन का आनंद लेने तथा कवियों को सुनने आती हैं, वरना उपवन और अपने कक्ष में ही चंद्र का जीवन है। सूर्य ने चंद्र को जगाया। सूर्य के बिना कुछ कहे ही चंद्र ने सूर्य के परेशान होने का कारण पूछ लिया। निश्चित रूप से राजा को चंद्र से यही अपेक्षा थी। राजा ने संक्षेप में सब कुछ बताया। सुनते ही रानी भावुक होकर रोने लगी। सूर्य ने कुछ समय चंद्र के साथ शांति में बिताया। तत्पश्चात रानी चंद्र ने भीगी पलकों के साथ सूर्य को विदा किया। वापस लौटते हुए सूर्य की मुलाकात अपने पुत्र तथा राजकुमार बुध से हुई। बुध अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी है। राज्य के संपूर्ण वाणिज्य विभाग और धन की स्थिति का हिसाब बुध ही रखता है। इट मीन्स अकाउंट्स एंड रेवेन्यू रिलेटेड जितने भी राज्य के हिसाब किताब हैं वो बुध ही रखता है तथा सभी व्यापारिक निर्णय भी बुध के ही परामर्श से होते हैं। बुध ने सूर्य को बताया कि अभी वह क्रीड़ा स्थल मतलब प्लेग्राउंड में खेल रहा था। वहां उसने कठपुतलियों का नृत्य भी देखा तथा खूब मजा किया। उसने सूर्य को बताया कि मैंने अपने एक मित्र को धक्का दे दिया तथा नाम दूसरे मित्र पर लगा दिया। अब कल से मैं दूसरे मित्रों के साथ खेलूंगा। सूर्य उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसे बुध की बातें कभी कभी बहुत अधिक विद्वानों जैसी लगती थी तो कभी कभी छोटे बच्चों वाली लगती थी। बुध बहुत मेहनती तथा चपल और तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी है। बुध वाणिज्य का व विज्ञान में अपने गुरुजनों के सहयोग से नई नई विधाओं की खोज कर रहा है। बुध ने अभी तक न जाने कितनी पुस्तकें लिखी हैं। बुद्ध द्विस्वभाव व्यक्तित्व का स्वामी है। वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटता और खुशी के क्षणों को भी पूरी जिंदादिली के साथ जिया करता है। इसलिए ही कभी कभी बुद्ध बच्चे जैसा बन जाता है। अमूमन बुद्ध के स्वभाव का पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। सूर्य ने बुद्ध की बातों को बीच में ही अचानक रोका तथा बुद्ध को
कम बोलने की सलाह देते हुए राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में सूर्य की नजर अपने नौकर शनि के कक्ष पर पड़ी। उसके कक्ष को देखकर सूर्य का तो मानो दिमाग ही खराब हो गया हो। कक्ष में सामान की अस्त व्यस्त स्थिति थी। विभिन्न प्रकार के सामान उसके कक्ष में बिखरे पड़े थे। शनि एक और कुर्सी पर बैठा किसी काम में इतना तल्लीन था कि उसको सूर्य के आने का आभास ही नहीं हुआ। आज भी शनि की वही पुरानी स्थिति है। काली दाढ़ी हल्की हल्की बढ़ी हुई, उजड़े हुए बाल, बुझा हुआ चेहरा और वही कार्य के प्रति तल्लीनता और गंभीरता। शनि कहने को सूर्य का नौकर है, परंतु ज्ञान और विवेक के मामले में वह बड़े बड़े विद्वानों को हरा देता है। शनि को देखने से कोई उसे नौकर ही समझेगा। सूर्य उसे नए कपड़े भी देता है तो वह उसके शरीर पर पुराने ही लगते हैं। सूर्य शनि को अपने पुत्र की तरह समझता है। शनि अब तक न जाने कितने अनुसंधान व आविष्कार राज्य के लिए कर चुका है। शनि बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला है। ईश्वर का नाम लेकर हर कार्य की शुरुआत करता है। सूर्य ने शनि की पीठ पर हाथ रखा तो शनि ने अचानक घबराते हुए उठकर राजा से क्षमा मांगते हुए राजा का अभिवादन किया। सूर्य ने हालचाल लेकर शनि को अपना कार्य करने की आज्ञा दी और वहां से चला गया। रास्ते में सूर्य ने देखा कि सेनापति मंगल उनकी ही ओर तेजी से आ रहा है। मंगल का चेहरा क्रोध से तिलमिला रहा है। उसका गठीला बदन, लंबी भुजाएं और ऊंचा लंबा शरीर मानो युद्ध में जाने के लिए उसके कदमों से बार बार आग्रह कर रहे हों। मंगल ने राजा को बताया कि सेना तैयार हो चुकी है तथा विभिन्न प्रकार की तोप युद्ध भूमि की ओर कूच कर चुकी हैं। राज्य के मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है तथा सुरक्षा की दृष्टि से 1/4 सेना को राज्य के अंदर मुख्य द्वार तथा दीवारों पर तैनात कर दिया गया है तथा 3/4 सेना युद्ध के लिए युद्ध भूमि में तैयार है। साथ ही मंगल ने राजा से कहा कि हमारे स्वाभिमान को ललकारने वाले को हम कभी माफ नहीं करेंगे। इसका दंड उन्हें भोगना ही होगा। राजा मुस्कुराता हुआ मंगल के साथ चल दिया। सूर्य के चेहरे पर सफलता का विश्वास साफ देखा जा सकता था। देखिए, इसमें अब कहानी तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस कहानी में चरित्र देने का भावार्थ क्या है ना? इसमें इन सब बातों की चर्चा करने का, इसको एक कहानी के रूप में सभी ग्रहों को मूर्त रूप देने का एक ही उद्देश्य है हमारा कि ग्रहों के गुणों को, स्वभाव को अच्छी तरह से आपके दिमाग में डाला जा सके। आप उनको जीवंतता प्रदान करते हुए इस पूरी की पूरे 9 ग्रहों को एक जीवंतता, एक मूर्त रूप देते हुए इसके प्रत्येक गुण को आप याद कर लें। याद करने से मतलब समझ लें। नहीं, अब याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। और यही मेरा उद्देश्य भी है इस पूरी कहानी को लिखने का कि ग्रहों के स्वरूप, व्यक्तित्व और आचरण के विषय में बेसिकली आप लोग समझ जाएं। क्योंकि ना, जब तक किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग मूर्त रूप नहीं देंगे बेसिकली, तब तक उसमें जीवंतता आती नहीं है। और जब तक जीवंतता नहीं आती है तब तक हम डूबेंगे नहीं उसमें। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी किसी विषय को सीखा जाए तो उसको जिया जाए, उसमें डूबा जाए। देखिए, अब मैं एक बहुत जनरल एक बात कहता हूँ कि जो भी ज्योतिष के जिज्ञासु छात्र हैं, जो भी ज्योतिष के ज्ञान पिपासु छात्र हैं, आज इस स्टोरी को सुनने के बाद, इस कहानी को सुनने के बाद, इन व्यक्तित्वों को सुनने के बाद हर व्यक्ति में वो कोई ना कोई ग्रह देखने का प्रयास करेंगे, है ना?
वो देखने का प्रयास करेंगे का मीन्स हो गया कि ये जो स्थिति होती है ना कि हम प्रत्येक ग्रह में, प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई ग्रह ढूंढ पाए। हर कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी ग्रह का स्वामी होता ही है। हर व्यक्ति में, पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूं केवल मैं, हर व्यक्ति में किसी न किसी ग्रह की अधिकता होती है। वैसे तो 9 ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है ना, बेसिकली 9 ग्रह, 9 ग्रह नहीं 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह है ना। इन 9 ग्रहों का कॉम्बिनेशन उस व्यक्ति में होता ही है, चाहे कम होगा चाहे ज़्यादा होगा जरूर, लेकिन किसी न किसी ग्रह की अधिकता होती है। और जिस ग्रह की अधिकता होती है वो ग्रह बेसिकली उसके व्यक्तित्व में बोलता है, उसके व्यक्तित्व में झलकता है। तो आज ये कहानी सुनने के बाद नो डाउट जितने भी ज्योतिष के छात्र हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये अपने दिमाग में सेट भी कर लें कि जब भी किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उसमें उसके ग्रह को ढूंढने का प्रयास करेंगे, है ना। इससे क्या होगा कि आप इस विषय में थोड़ा उतरना शुरू होंगे, और जब तक किसी भी विषय में ना आप मन से नहीं उतरेंगे वो आपके लिए डिवोटेड नहीं होगा विषय, है ना। जब तक आप डेडिकेशन और डिवोशन नहीं देंगे तब तक वो रेस्पॉन्स नहीं देगा, कोई भी सब्जेक्ट हो। और जैसे ही आपने डेडिकेशन और डिवोशन दोनों दिए, जैसे ही आपने समर्पित किया अपने आप को विषय के प्रति, तो वैसे ही वो विषय आपका सम्मान करेगा, है ना। तो अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करके कैसे करेंगे। जैसे आपने पूरी कहानी तो समझ ली, व्यक्तित्वों को समझ लिया इनके, अब इनके गुणों को कैसे देखेंगे। कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मंगल की बात करें तो मंगल का स्वरूप कैसा है, क्रोधी स्वभाव है, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी है, और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की संभावनाएं या गुण बहुत अच्छा है। और क्या है, और जोश बहुत अच्छा है ना, ऑफेंसिव है, डिफेंसिव है। अब आप ये मानिए कि ये तो हो गए गुण। अब इसमें अगेन एक चीज और देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में, हम केवल अभी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम अभी हर पूरे ग्रहों को जीवंतता प्रदान कर रहे हैं, है ना। यदि किसी व्यक्ति में, आप ये मानिए कि अगर आपको ये नज़र नहीं आता है कि उस व्यक्ति में मंगल का गुण नहीं है, तो उसकी पहचान क्या होगी, उसकी खूबसूरती क्या होगी, है ना, उसकी कमी क्या होगी। अगर किसी भी व्यक्ति में वो गुण नहीं आ रहा है मंगल का, तो वो डरपोक स्वभाव का होगा, मैनेजमेंट स्किल्स की उसकी कमी होगी। हम ये जो बात कर रहे हैं ना मंगल की, जब बहुत वीक होता है मंगल तब की बात करते हैं, डरपोक प्रवृत्ति का होगा, मैनेजमेंट स्किल्स बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, डिफेंस और ऑफेंस में अंतर नहीं पता चलता है। देखिए क्योंकि एक विषय से संबंधित बात है कि तो इसमें भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि आप जिसकी कुंडली देख रहे हैं वो महिला की कुंडली है कि वो पुरुष की कुंडली है ना। महिला की कुंडली में और पुरुष की कुंडली में जब ग्रहों की पावर होती है ना, तो वो अलग अलग दिखाई पड़ती है। जैसे कि किसी महिला का अगर मंगल अच्छा नहीं होता है ना, या बहुत स्ट्रांग होता है, तो क्या होता है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं होता है। जब भी महिला को ये नहीं पता होता है कि हमें ऑफेंस कहाँ करना है, हमें डिफेंस कहाँ करना है, ठीक है।
जहाँ ऑफेंस करना होता है, जहाँ हमें बेसिकली आक्रामक होना होता है, वहाँ हम रक्षात्मक हो जाते हैं, और जहाँ हमें रक्षात्मक होना होता है वहाँ हम आक्रामक हो जाते हैं, है ना। तो उसका बैलेंस नहीं पता होता कि हमें बैलेंस कैसे करना है। अब दूसरी तरफ आइए कि किसी पुरुष की कुंडली देखें, किसी पुरुष की कुंडली में चंद्रमा बहुत पावरफुल है। तो पावरफुल है तो एक पुरुष के गुणों के विपरीत उसमें थोड़े से गुण आ जाते हैं, जैसे सौम्यता बढ़ जाती है ना, नम्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। ऐसे लोग भी थोड़ा सा मैनेजमेंट के मामले में कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं, उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि एक नेचुरल गुण होता है। नेचुरल गुण क्या होता है कि पुरुषों में मंगल का अच्छा होना अच्छा माना जाता है, महिलाओं में चंद्रमा का अच्छा होना अच्छा माना जाता है। इसके विपरीत अगर महिला में मंगल अच्छा हो जाता है तो क्या होता है, वो ऑफेंसिव हो जाती है ना। अगर कोई पारिवारिक महिला है, गृहिणी है, घर की ये घरेलू महिला है, तो वो ऑफेंसिव हो जाती है ना। तो आपस में पति पत्नी में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। वहीं पर अगर चंद्रमा की सौम्यता लिए हुए कोई पुरुष है, तो क्योंकि उसमें मंगल प्रधानता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा गुण होता है। अगर हम पारिवारिक दृष्टिकोण से ही बात कर रहे हैं, तो अगर वो हमेशा सौम्य रहेगा तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा परिवार को, तो वहाँ भी टकराव की स्थिति होती है। चलिए, अब हम थोड़ा सा आपने ये समझ लिया कि इनको व्यक्तित्व का को जब आधार बनाएंगे तो गुणों को कैसे देखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, है ना, जिससे कि आपको बड़े क्लियरली समझ में आएंगी चीज़ें, है ना। और इसके अलावा थोड़ी सी ज्योतिष की गूढ़ता का एहसास होगा आपको कि कितना गूढ़ विषय है। जितनी सरलता से आपने इसको समझ लिया, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि इस वीडियो को मैक्सिमम देखने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, है ना। तो जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतने आप गुणों को इसको समझते चले जाएंगे। अभी इस एपिसोड को अभी तक जितना आपने देखा है, शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि हम काफ़ी कुछ सीख गए हैं, है ना। लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है और कहाँ करना है, और इसको डिफरेंस मतलब अंतर कैसे करना है, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली आती है। कैसे व्यक्ति की कुंडली आती है? मान लीजिए जैसे एक बुध का उदाहरण, सभी का उदाहरण लेते हैं, एक टॉपिक रखते हैं, विषय रखते हैं हम कला से संबंधित, है ना, कला से संबंधित रखते हैं, वाद्य यंत्रों से संबंधित रखते हैं, क्योंकि वाद्य यंत्र थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरली आप समझ पाएंगे। कोई कुंडली आती है, उसमें वाद्य यंत्र और संगीत की या कला की बात होती है। अब आप बताएं कि एक हम जब कुंडली देख रहे होते हैं ना, तो हमने सभी ग्रहों को समझा। आपके क्या दिमाग में आती है कि अगर कला देखेंगे तो कौन से ग्रह से देखेंगे, है ना। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों के दिमाग में अगर बात आ रही होगी तो शुक्र, है ना, या चंद्रमा, कुछ लोगों के, कुछ बुध, है ना। 3 ग्रह हमने क्योंकि अभी चर्चा करी। जब हमने स्टोरी में अगर थोड़ा सा रिकॉल करें स्टोरी को, तो हमने पहले बुध की बात करी। तो बुध वाणी का कारक है ना, बहुत बोलता है, बोलने में वाणी उसकी मधुर है, राजा को प्रिय लगती है। जब वो स्पीकिंग होती है, उसकी जो कन्वर्सेशन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो सॉफ्ट होता है, अच्छा होता है बुध का, है ना। तो वाणी का कारक हो गया। मनोरंजन का कारक है, क्योंकि मनोरंजन प्रिय ग्रह है ना। जब भी मौका मिलता है बुध को, तो वो पूरी जिंदा दिली से अपने जीवन को जीता है ना। मनोरंजन का कारक है। एक बुध हो गया। शुक्र हो गया। शुक्र सौंदर्य का कारक है, क्योंकि शुक्र के तो कक्ष में भी विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बिखरे हुए पड़े हुए हैं,
तो ये भी एक सौंदर्य का कारक हो गया। चंद्रमा नेचुरल संगीत का प्रेमी है, क्योंकि जब भी राजमहल में कोई संगीत का कार्यक्रम होता है तो वो देखने जाता है, अदरवाइज वो अपने कक्ष में ही रहता है। तो 3 तरह के हो गए बेसिकली ये कला से संबंधित चीज़ें जो है। देखिए अंतर समझिए, मान लीजिए हम सिनेमा की बात करते हैं तो सिनेमा का कारक ग्रह क्या हुआ? सिनेमा का कारक ग्रह हुआ शुक्र, है ना। ग्लैमर है, क्यों है? क्योंकि शुक्र में ग्लैमर है ना। विभिन्न प्रकार की चीज़ों को प्रेजेंटेशन का उसका एक तरीका है ना। प्रेजेंटेशन उसको आता है, विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित है वो। इट मीन्स कि मेकअप आता है उसको, है ना। सिनेमा क्या होता है? सिनेमा के देखिए रूप समझिए। सिनेमा में 3 स्थितियां होती हैं। सिनेमा की 3 स्थितियां होती हैं। एक तो होता है उसका रॉ, कच्चा माल, है ना। कच्चा माल से मतलब हो गया नेचुरलिटी, है ना। बेसिकली नेचुरलिटी कहेंगे इसको। नेचुरलिटी क्या हो गई? जो कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिसको हम एक्टिंग कहते हैं, है ना, वो चंद्रमा है ना। क्योंकि वहाँ पर कला है। चंद्रमा कला का प्रेमी है, कला का उपासक है। तो जहाँ भी एक्टिंग क्या होती है? एक्टिंग होती है, एक गुण होता है, एक व्यक्तित्व होता है ना। एक कला मीन्स हो गया एक उसकी स्पेशलिटी, उसकी क्वालिटी। तो ये है चंद्रमा, ये नेचुरल है ना। वो दिखावा पसंद नहीं है, तो नेचुरल एक्टिंग हो गई चंद्रमा। अब अगेन क्या होता है इसमें? डायलॉग्स कौन हो गया? बुध, है ना। वाणी का कारक है। शब्दों का प्रयोग, आई थी बात एक जगह कि उसने राज्य में कई पुस्तकें भी लिखी हैं बुद्ध ने, है ना। तो एक अच्छा राइटर है वो। और जो स्वभाव व्यक्तित्व है, इट मीन्स कि जब वो लिखता है, जब वो प्रदर्शन करता है, तो उस व्यक्तित्व में अपने आप को ढाल लेता है ना। तो बुध हुआ डायलॉग्स का कारक। तीसरा हुआ जब हमारी मूवी बनती है, मिक्सचर होता है, उसमें ग्लैमर डाला जाता है, उसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू या अदर सोर्सेज से उसको कंपाइल किया जाता है पूरे डाटा को। तो इट मीन्स इट इज़ गोइंग ऑन इन द मेकअप प्रोसेस, ओके, प्रिपरेशन जो भी होती है। तो ये होता है शुक्र। तो तीनों चीज़ों का मिश्रण देखिए, अलग अलग आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। आपके पास क्वेश्चन क्या आता है? अगर आपसे व्यक्ति कहता है कि हमें कलाकार बनना है ना, तो आपको क्या देखना है? चंद्रमा, है ना। कला का इसमें गुण आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये एक्टिंग बेसिकली अगर देखेंगे तो वो देखेंगे हम चंद्रमा से, हम शुक्र से नहीं देखेंगे। जब स्टेज शो की बात आएगी, है ना, तो हम फिर शुक्र देखेंगे, फिर हम चंद्रमा नहीं देखेंगे। चंद्रमा पर उतना ध्यान नहीं देंगे जितना कि शुक्र पे हम ध्यान देंगे। जहाँ पे मनोरंजन की बात आएगी, मीडियम माध्यम की बात आएगी, जैसे कि आजकल हम लोग YouTube के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से जो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से कर रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से जो काम करते हैं, ये सब बुध के क्षेत्र में आता है। तो ये थोड़ा सा आपको जब एक गुण पर्टिकुलर, अगर हम कला भी बात करें तो वो 3 ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। क्योंकि चंद्रमा से व्यक्ति
एक्टिंग तो सीख लेगा, एक्टिंग तो कर लेगा, भाव तो आ जाएंगे, लेकिन जो उसका प्रेजेंटेशन होगा वो शुक्र के बिना नहीं होगा। तो अब कॉम्बिनेशन भी हमें बनाने पड़ेंगे। इट मीन्स कि बुध, शुक्र और चंद्रमा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें कलाकार बनाएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति का क्वेश्चन ये है कि हम सिनेमा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो इनफैक्ट ये तीनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसमें कि शुक्र प्रधान होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन होना है वो शुक्र का होना है ना। जब सब कुछ तैयार होने के बाद स्क्रीन पे जाता है तो दैट इज शुक्र, है ना। तो शुक्र की प्रधानता तो होगी, लेकिन उसकी सक्सेस चंद्रमा और बुध भी दिखाएंगे, है ना। क्योंकि किसी भी व्यक्तित्व में डूबने का गुण बुध देगा और कला चंद्रमा कराएगा और उसका प्रेजेंटेशन शुक्र कराएगा। चंद्रमा नेचुरलिटी के साथ है, नेचर के साथ है, ठीक है। तो लेकिन प्रेजेंटेशन कहाँ है? जो देखिए, एक शब्द लेंगे यहाँ पर, जो प्रिपरेशन है ना, जो रॉ मटेरियल है सिनेमा का, है ना, वो तो चंद्र है ना। और प्रेजेंटेशन जो है वो शुक्र है ना। मेकअप एक शब्द होता है, मेकअप क्या होता है? मेक अप, है ना, जो है उससे अप कर देना, है ना, उसको ग्लैमर कहेंगे सिनेमा की भाषा में। तो ग्लैमर देगा शुक्र, चंद्रमा देगा नेचुरलिटी, एक्टिंग, ठीक है। लेकिन अब फिर अगेन चंद्रमा कर क्या रहा था, शुक्र क्या कर रहा था? देखिए, शुक्र आराम कर रहा था अपने कक्ष में। चंद्रमा क्या कर रहा था? चंद्रमा भी आराम कर रहा था। शुक्र ग्लैमर के साथ आराम कर रहा था, लग्जीरियस के साथ आराम कर रहा था। चंद्रमा सौंदर्य के साथ आराम कर रहा था, नेचर के साथ आराम कर रहा था, सात्विकता के साथ, सादगी के साथ आराम कर रहा था। लेकिन वाद्य यंत्र शुक्र के यहाँ पर, शुक्र के कक्ष में बिखरे हुए पड़े हैं। बिखरे से मतलब ये है कि रखे हुए, बिखरे से मतलब ये ना मान के चलें कि आप इधर उधर मिसमैनेज्ड हैं, है ना, अच्छे से रखे हुए, तरीके से रखे हुए, है ना। तो वाद्य यंत्र शुक्र के कक्ष में है, लेकिन चंद्रमा का क्या एक शौक है कि जब भी राजमहल में कोई नृत्य, संगीत और कला की प्रदर्शनी होती है तो शुक्र जरूर जाती है या जाता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से आप मतलब इतना कंसीडर ना करें, लेकिन हाँ, पर्सनैलिटी जब देखते हैं तो आपको एक स्त्री का रूप अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। लेकिन, है ना, भेद ना करें आगे जब आप सब्जेक्ट में उतर जाएंगे, सब्जेक्ट में, कैरेक्टर में नहीं, जब सब्जेक्ट में उतरेंगे तो आप इसका स्त्री पुरुष का भेद नहीं करेंगे। बात चल रही थी सौंदर्य का, है ना, कला का। जब प्रदर्शन होता है तो चंद्रमा राजमहल में जाता है, लेकिन अब दोनों कंडीशन में, ना तो वाद्य यंत्र शुक्र बजा रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं वाद्य यंत्र। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ना तो शुक्र बजा रहा है ना, और चंद्रमा तो के पास तो है ही नहीं, तो कम बजाता कहाँ होगा? ठीक है, उपासक हैं दोनों, है ना, पसंद दोनों को है। अभी इसमें भी डिफरेंस बताएंगे, डिफरेंशियली बता ही देते हैं। शुक्र को भी पसंद है म्यूजिक और चंद्रमा को भी पसंद है,
लेकिन शुक्र को कौन सा म्यूज़िक पसंद है? पॉप पॉप सॉन्ग्स, है ना। एक धमक वाला म्यूज़िक, है ना। एक कह सकते हैं कि डांस वाला म्यूज़िक, है ना। डीजे पे जो बजता है ना शादी विवाह में, आपने देखा होगा अक्सर, धमाक, हल्ला गुल्ला, ये है ना। ये शुक्र का बहुत प्रिय है, शुक्र को बड़ा पसंद है ना। इस टाइप का म्यूज़िक सुनना चाहता है शुक्र। लेकिन चंद्रमा क्या सुनना चाहता है? चंद्रमा सुनना चाहता है मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर, मन्ना डे, जगजीत सिंह, पंकज उदास, है ना। समझ गए? क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है ना? और शुक्र को हनी सिंह, है ना, लाइक दिस, धमक बेसिकली। और कौन से नए सिंगर हैं हमें नहीं पता, हमारा ज़माना वो मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, जगजीत सिंह वाला रहा, तो हमें इन सब के नाम अच्छे से याद है ना। अब क्या है ये नहीं पता, लेकिन बेसिकली आज के लेटेस्ट सॉन्ग जिसमें कि धमक है, बस इतना पता है। तो इस टाइप के शुक्र को पसंद है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट सुनना तो मतलब एंटरटेन तो दोनों को पसंद है, लेकिन बजाना कौन जानता है? मनोरंजन का कारक कौन है दिमाग में? हाँ, मनोरंजन का कारक कौन? बुध बजाना जानता है। बुध इंस्ट्रूमेंट का कारक ग्रह होता है। इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो बुध सिखाएगा, वाद्य यंत्र से सीखने है तो बुध सिखाएगा, है ना। क्योंकि उसमें ही एक खूबसूरती ऐसी है कि हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, हमेशा खुश रहता है, नई चीज़ों को मल्टीटास्किंग है ना। राजा को, उसके पिता को भी नहीं समझ में आता है कि ये है क्या। कभी बिल्कुल इतना गंभीर होता है काम के प्रति कि इसको तो लगता है कि इससे ज़्यादा गंभीर तो कोई है ही नहीं, पूरी अकाउंटेंसी कर देता है पूरे राज्य की, और ये एक आध रुपया इधर ना उधर, है ना। इतना गंभीर है जब काम करता है ना। लेकिन जब काम नहीं करता है तो इधर उछलता है उधर कूदता है, ऐसे करके तो आता है, सीधे चलता ही नहीं है, कूदते बांधते आता है, हंसते खेलते, है ना। बुध है। देखिए ये खूबसूरती है ज्योतिष की। ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ हमें लगता है ना कि बस हम सीख गए, है ना, वहाँ से शुरुआत होती है। एक बहुत अच्छे रहे कवि, है ना, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद गोपाल दास नीरज, है ना। उन्होंने एक ज्योतिष के बारे में शायद मैंने इसलिए लगाया, मुझे कंफर्म नहीं है ये किनकी पंक्ति है, लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कवि ने कि ज्योतिष लय ब्रह्मांड की, बहती सरित समान, उद्गम पर आध्यात्म है, संगम पर विज्ञान, है ना। तो ज्योतिष लय ब्रह्मांड की, है ना, ब्रह्मांड की लय है जो बहती सरित समान, सरित मीन्स नदियों के समान बहती है, और उद्गम पर आध्यात्म है, उद्गम मीन्स स्टार्ट, बिगनिंग, उद्गम पर आध्यात्म है, और संगम पर विज्ञान। तो इससे मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है ना, और एक स्टोरी भी याद आ रही है। क्वेश्चन बेसिकली अभी उचित समय नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट गंभीर चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन हम बता देते हैं। एक अभी कहीं बाहर किसी सेमिनार में हम गए हुए थे, तो वहाँ एक व्यक्ति ने हमसे एक सवाल किया कि ज्योतिष में ऐसा क्या है कि उससे भूत, वर्तमान और भविष्य बताया जा सकता है ना। क्यों बताया जा सकता है? बेसिकली उनका जो क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा कि क्यों बताया जा सकता है। तो
क्योंकि आजकल देखिए जब हम काम करते हैं ना तो उसमें डूब के ही करने का शौक है। तो मुझे एक अच्छा क्वेश्चन लगा, है ना, मुझे लगा कि शायद ये पता नहीं कितने लोगों के दिमाग में होता होगा, है ना, कि क्यों बताया जा सकता है। तो बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है और इसका मैंने जवाब भी दिया उनको। लगभग 15 से 20 मिनट लग गए मुझे समझाने में। तो दो दृष्टियों से मैंने उनको जवाब दिया था। एक आध्यात्मिक चिंतक जो हैं, स्कॉलर्स हैं, उनकी दृष्टि से, और एक विज्ञान की दृष्टि से, वैज्ञानिक कारण क्या है इसका। तो दोनों तरह से मैंने किया। अभी उचित समय नहीं है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को बाद में पिक करेंगे, और बाई चांस अगर स्किप हो जाए तो आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट कभी एपिसोड में एक बार रिमाइंड कराइएगा, तो कभी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अभी हम टॉपिक से भटक जाएंगे। तो देखिए, एक खूबसूरती है ज्योतिष की। खूबसूरती क्या है? ज्योतिष की खूबसूरती ये है कि जब हम इसको पकड़ने का प्रयास करते हैं ना, है ना, तो ये और विस्तार ले लेती है ना। अभी छोटी छोटी एक जनरली आपको जो स्टोरी सुनाई, शायद उनमें से आपने किसी ने या मैं कहूँ कि 100% जो व्यूवर्स हैं और जिन्होंने ध्यान से सुना, उनके दिमाग में एक बात सेट हुई होगी कि उन्होंने एक ये तो डिसाइड कर लिया होगा कि म्यूज़िक का कारक कौन सा ग्रह है ना। लेकिन शायद ये डिसाइड बहुत ही रेयर लोग कर पाए होंगे कि मल्टी ग्रह है ना। और शायद कोई भी नहीं कर पाया हो अभी तक कि 3 ग्रह हैं कारक, है ना। तो ये खूबसूरती है ज्योतिष की, और ये माइन्यूट प्रेडिक्शंस के लिए बड़ा ज़रूरी है ना। आप सिंगर होंगे, ये एक अलग प्रेडिक्शन हुआ। आप क्लासिकल सिंगर होंगे, ये एक अलग बात हुई, है ना। आप पॉप सिंगर होंगे, ये एक अलग बात हुई, है ना। तो आप अपने प्रेडिक्शंस में कितनी धार लाना चाहते हैं, है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आपकी अपनी विल पावर है, ये आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके अपने सीखने की प्रवृत्ति है ना, आपका डिवोशन है, आपका डेडिकेशन है। जितना गंभीर होते चले जाएंगे ज्योतिष के प्रति, उतना आनंद आता चला जाएगा, है ना। तो बहुत देखिए, मुझे लगता है अभी ये क्लास कम से कम यहीं छोड़नी चाहिए, है ना। इसको अभी डिटेल्स नहीं देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि अगर हम इसको अभी विस्तार दे देंगे ना, तो आपके सीखने की जो प्रवृत्ति है या फिर आपकी जो कल्पनाशीलता है वो सीमित हो जाएंगी, उसको ना उड़ान नहीं मिल पाएगी। तो हम चाहते हैं कि उसको उड़ान मिले, है ना। और क्या हो सकता है इस व्यक्तित्व से, और क्या गुण निकल सकते हैं, है ना, उसको राइट डाउन करिएगा, है ना। डजंट मैटर कि शायद इसके एपिसोड नंबर 3 के आगे आपको लिखा दी जाए एपिसोड नंबर 4, और उसमें मैं जो बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, वो भी आपको मिल जाए। लेकिन कोशिश करें आपकी बड़ी ईमानदारी से, है ना। एक ऑनेस्टी बड़ी ज़रूरी है ना। ऑनेस्टी ज़रूरी है अपने प्रति, है ना। और उससे भी ज़्यादा ऑनेस्टी ज़रूरी है अपने गुरु के प्रति। तो बात गुरु से मतलब टीचर का मतलब मैं, है ना। तो मैं चाहूँगा कि ये काम बड़ा ऑनेस्टी के साथ करें, है ना। क्योंकि इसमें जो चीटिंग होगी ना, वो आप कहीं ना कहीं अपने आप को कष्ट दे जाएंगे। क्योंकि ये भी एक हमारा बहुत 23 सालों का अनुभव है पढ़ाते पढ़ाते, कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी लॉयल्टी दिखानी चाहिए। तो एक राइट डाउन कीजिएगा ये पूरा एपिसोड। शायद अगर आवश्यकता हो तो आप दोबारा भी सुने, 3 बार सुने, 4 बार सुने, जब तक क्लियर नहीं हो जाए कैरेक्टर्स। उसके बाद थोड़ा उड़ान दीजिएगा अपने कल्पनाओं को, और विचार कीजिएगा कि क्या पर्टिकुलर ग्रह ये भी गुण रखता है
है ना। तो उसको नेक्स्ट एपिसोड में ना हम फिर टैली करेंगे, है ना। जब हम टैली करेंगे ना तो आप ये पाएंगे कि आपने जो जो सोचा था ना, मान लीजिए कि कुछ लोग अगर सोच के 5 पेज भी भर दें सूर्य के ऊपर कि इससे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं गारंटी देता हूँ उन 5 पेज में 5 गुण भी गलत नहीं होंगे आपके, है ना। उन 5 पेजों में आपके 5 गुण भी गलत नहीं होंगे। वो आपको काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि नहीं यार ये इसका गुण नहीं है ना। ये मेरी गारंटी है, विश्वास है। तो एक इस एक्सपेरिमेंट को कीजिएगा और ये हमारे जो प्रेडिक्शंस है ना 5 पेजों वाला एक फलादेश है हमारा, तो इसको एक टैली कीजिएगा तो आप ये पाएंगे कि हमारे प्रेडिक्शन हमेशा सही होते हैं। तो चलिए ठीक है, शुभ रात्रि, नमस्कार। अगले एपिसोड में मिलेंगे। एपिसोड नंबर 4 में हम इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, है ना। चर्चा करेंगे और कब तक करेंगे, हम तब तक चर्चा करेंगे जब तक कि आपको ग्रहों के प्रति ग्रहों के व्यक्तित्व में न डुबा दें आपको। चलिए ठीक, ओके, नमस्कार, धन्यवाद। चलिए अब थोड़ा सा हमने कैरियर उठाया तो एक दो बातें कैरियर पे और करते हैं, है ना। आप मान लीजिए कि आप एक हमने कही कि कोई व्यक्ति, किसी बच्चे का एक क्वेश्चन आता है कि हम स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए स्पोर्ट्स का कारक, है ना। थोड़ा जल्दी इस चीज़ को एक आपके रिवीजन के रूप में लेके चलते हैं, क्योंकि आपने सुना समझा तो आप कितना पकड़ पाए। स्पोर्ट्स मंगल का क्यों? क्योंकि एनर्जी का कारक है। बिना एनर्जी के स्पोर्ट्स संभव नहीं है ना। वही अगेन जैसे हमने पहले आपसे कही थी कि और भी ग्रहों का रोल होगा, तो जब भी हम बड़े प्रेडिक्शन करने जाएंगे या फिर किसी को करियर के बारे में राय देने जाएंगे तो केवल मंगल से काम नहीं चलेगा, है ना। हमें दूसरा ग्रह क्या देखना होगा, शुक्र क्यों? शुक्र क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी, अगर आपको याद हो स्टोरी तो एक रिकॉल कीजिएगा कि जब हमने स्टोरी की शुरुआत करी थी तो चंद्रमा शुक्र के बारे में शुक्र से हमने शुरुआत करी थी। हमने एक सेंटेंस कहा था, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, कि एक राजा है जिसका राज्य अत्यंत व्यापक तथा समृद्ध है, ठीक है ना। राजा अपनी प्रजा तथा राज्य की खुशहाली व विस्तार के लिए सजग है। ये गुण बड़ा जरूरी है ना। देखिए सूर्य को तो आत्मा कहा गया है ग्रहों की, है ना। आत्मा क्यों कहा गया? देखिए शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, शब्दों को, और विशेष रूप से क्योंकि मैं ज्योतिष का एक विद्यार्थी रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ज्योतिष में जब आप लिटरेचर भी पढ़ते हैं ना तो शब्दों को पकड़ें। आप जितना शब्दों को पकड़ते जाएंगे ना, क्योंकि जो हमारे लिटरेचर है ना, जितने भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं बेसिकली, वहाँ चीज़ें छुपी हुई है, उजागर नहीं है। वहाँ पे चीज़ों को निकाल के लाना पड़ता है। जैसे गोताखोर होते हैं ना, समुद्र में डिप करते हैं और अंदर जाते हैं, जितनी गहराई में चले जाते हैं उतना मूल्यवान वो पत्थर निकाल के लाते हैं। तो ये तो सब्जेक्ट जो है एक समुद्र के समान है। जितना लंबी आप गोता लगा लेंगे ना इसमें, उतना बहुमूल्य रत्न आप निकाल के ले आएंगे, है ना। तो शब्दों पे विशेष ध्यान दें, है ना, क्योंकि गागर में सागर है। चलिए सूर्य को आत्मा कहा, है ना। हमने बहुत बार सुना होगा सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है ना। क्यों कहा आत्मा?
आत्मा मीन्स होता है कि यदि आत्मा न हो तो फिर वो क्या है, वो मृत शरीर है। इसी तरह अगर किसी कुंडली में सूर्य बलवान नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, वो कुंडली करंट नहीं है उस कुंडली में, उसकी पूरे जीवन में मतलब करंट नहीं आएगा, है ना। अभी डिसाइड ना करें, अपनी सोच इतना विचार ना करें कि आपकी कुंडली में सूर्य कैसा है ना। कभी कभी पूरा हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को दिखाने के बाद सब कहते हैं यार तुम्हारा तो सूर्य अच्छा नहीं है, सूर्य अच्छा नहीं है, सूर्य अच्छा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब हम बहुत माइन्यूट कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो की प्लैनेट होता है सूर्य, है ना। और सूर्य बहुत बढ़िया होता है, उसको केवल थोड़ा सा एक दिशा देने की आवश्यकता होती है। दिशा आप उपायों से भी दे सकते हैं और आप थोड़े से गाइडेंस से भी दे सकते हैं। चलिए खैर, अभी इसमें हम नहीं थोड़ा सा उस तरफ जाएंगे, है ना। लेकिन अब जो हम अभी बात कर रहे थे उसको मैं अगेन थोड़ा सा आपको इस टॉपिक पे लाना चाहूँगा। कहा गया कि सूर्य जिसका राज्य अत्यंत व्यापक तथा समृद्ध है, राज्य व्यापक, व्यापकता मतलब फेम, प्रॉस्पेरिटी, है ना, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, एम्बिशंस, है ना, एम्बिशंस इट मीन्स कि सपने देखने वाला, महत्वाकांक्षी, है ना। क्या है, तभी तो है इतना, ये जो जिसकी की नाम है, शोहरत है, सम्मान है, प्रॉस्पेरिटी है, वही तो सूर्य है। तो और नेक्स्ट लाइन थी कि राजा अपनी प्रजा तथा राज्य की खुशहाली और विस्तार के लिए सजग है। राजा अपनी प्रजा तथा राज्य की खुशहाली, अपनी प्रजा, अपनी, है ना। राजा वो जो अपनों के बारे में सोचे, है ना। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि वो मिनिस्टर है, बहुत बड़े पद पे भी पहुंच गया है और सोसाइटी में बहुत सम्मान है, तो उसके बाद अगर उसके व्यक्तित्व में आप ये गुण नहीं देख पाते हैं कि वह अपनों के बारे में सोचता है या अपनों को आगे बढ़ाना चाहता है या अपनों की प्रॉस्पेरिटी देखता है, अपने मतलब अपने नज़दीकी लोगों की प्रॉस्पेरिटी देखता है, उनके प्रति केयरिंग है, तो वो फिर सूर्य प्रधान व्यक्ति नहीं है, है ना। किसी और ग्रह का गुण होगा, वो हम बाद में चर्चा कर लेंगे कि किस ग्रह का गुण होना चाहिए, या आप विचार कीजिएगा कि किस ग्रह का गुण होना चाहिए। लेकिन ये फैक्ट है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो गुण है ये सूर्य का नहीं है, क्योंकि सूर्य थोड़ा सा अपने के बारे में सोचता है, केयरिंग है ना, प्रजा के बारे में सोचता है वो। और राज्य की खुशहाली व विस्तार के लिए सजग है। राज्य की खुशहाली मतलब क्या होता है, अपनी सल्तनत, डजेंट मैटर कि क्या सल्तनत है। अगर एक साधारण व्यक्ति है तो उसकी सल्तनत क्या हो गई, उसका अपना परिवार हो गया, उसका एक छोटा सा मकान हो गया, उसके एक करियर हो गया, है ना। ये इन सब चीज़ों के प्रति वह सजग है ना। तो और उसके विस्तार के लिए भी सजग है ना। तो ये सूर्य हो गया। तो बेसिकली इसलिए आत्मा कहा गया है कि बिना उसके तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सूर्य का ही तो गुण है, विनम्रता, उत्साह और उदारता, है ना। विनम्रता भी है, उत्साह भी है, उदारता भी है ना। तुम जब तक आप में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो इट मीन्स कि सूर्य आपका कमजोर है ना। उसकी प्रजा उसका बहुत मान सम्मान भी करती है, तो मान सम्मान किसका होगा, सफल व्यक्ति का होगा। असफल का सम्मान नहीं होता, असफल का सम्मान नहीं होता, सम्मान होता है समाज में सफल व्यक्ति का। सफलता किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, ये इसका ये मतलब नहीं है कि हम पैसा हमने कमाया तो हमारा सम्मान होगा।
हो सकता है कि हमने कोई एक ऐसा काम किया अपने जीवन में जिसके प्रति हमारा सम्मान हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक है, हमारा देखिए मूल जो पॉइंट था वो था कि जब भी हम कैरियर की बात करेंगे, जब भी हम कार्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता की हम बात करते हैं, तो हमें सूर्य तो देखना ही है ना। तो स्पोर्ट्स की बात चल रही थी, हमें मंगल तो देखना ही है, उसके अलावा हमें उसको सूर्य भी देखना है। सफलता का प्रमुख कारक जो होता है वो सूर्य ही होता है, तो सूर्य से ही सफलता देखी जाएगी किसी भी क्षेत्र में हो। अब मान लीजिए किसी का क्वेश्चन आया पर्टिकुलर कौन सा करियर हो गया, हाँ मान लीजिए कि आदमी ने एक बहुत क्वेश्चन आता है ये कि बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है ना, आफ्टर 12th कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके लिए बड़े क्वेश्चन आते हैं कि इंजीनियर बनना चाहता है तो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। देखिए इंजीनियर बनना चाहता है, ये एक अब आज के परिप्रेक्ष्य में ना ये एक बहुत सीमित सा क्वेश्चन है ना। इसको आपको खुद विस्तार देना पड़ेगा कि इंजीनियर बनना चाहता है। तो बेसिकली हम लोग जब हमने स्टार्ट किया था 99 के आसपास, तो इंजीनियर मतलब होता था शनि होता था, है ना। समझ पा रहे हैं ना, स्टोरी आई दिमाग में, शनि क्यों है ना। यही जो चीज़ है ना, यही आपको हम चाहते थे, है ना, कि आपके दिमाग में जब भी शनि की बात हो तो वो शनि कुर्सी पे बैठा हुआ जो अपने काम में तल्लीन है और जिसको ये भी एहसास नहीं हो रहा है कि उसका मालिक पीछे खड़ा है ना, वो शनि है। ठीक है ना। तो ये एक खूबसूरती है कि जब आप विषय में डूबते हैं ना, तो जैसे ही शनि क्लिक किया, बात करी, तो तुरंत सबके दिमाग में आया, और डेफिनेटली आया, 100% आया होगा, है ना। क्योंकि देखिए ये तरीका है, ये एक अनुभव है पढ़ाने का। हम जब तक कि सामने स्टूडेंट के दिमाग को ना पढ़ पाए ना, तब तक तो फिर हमारा टीचर होना बेकार है। अगर हम सामने स्टूडेंट के दिमाग को नहीं पढ़ पाते, तो हम क्या कह रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे लेक्चर को ध्यान से सुनना है उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना। तो शनि का मतलब वही आया। तो जब भी हम इंजीनियर की बात करते हैं तो शनि की वही छवि आती है। तो अब ये हो गई पुरानी बात। आज हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं ब्रांच कौन सी होगी। जब हम बात करते हैं मैकेनिकल, तो हम मंगल की बात करते हैं। देखिए शनि तो है। अब फिर अगेन मैं बताऊं कि शनि को आप इग्नोर नहीं कर सकते जब इंजीनियर्स की बात आती है, क्योंकि टेबल या ये कहें कि थोड़ी सी तल्लीनता जो देता है काम के प्रति, या डीप तक घुस के जो काम करने की प्रवृत्ति होती है, वो इंजीनियर्स से अच्छा होगा, तभी वो शनि की तरह काम कर पाएगा। अच्छा इंजीनियर होगा तभी वो शनि की तरह काम कर पाएगा। शनि अच्छा नहीं होगा तो वो अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाएगा। तो शनि तो देखना ही है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रांच की। तो मान लीजिए कि किसी ने कही कि इंजीनियर बनेगा कि नहीं, हाँ इंजीनियर बनेगा, लेकिन मैकेनिकल ब्रांच मिलेगी। मैकेनिकल से मतलब हो गया मंगल, है ना। मैकेनिकल अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व की प्रधानता है। क्रोधित होता है ना जल्दी जल्दी, एकदम क्रोध आ जाता है, हाथ पैर उससे आग्रह कर रहे हैं कि आप युद्ध भूमि की ओर चलो, है ना। तो ये क्या है कि अग्नि तत्व की प्रबलता है उसके व्यक्तित्व में। तो अग्नि तत्व होता है मंगल। नेक्स्ट ब्रांच मान लीजिए हमने आपसे कई कौन सी ब्रांच होती हैं, और इंजीनियर्स में कंप्यूटर साइंस, है ना। आ रहा है दिमाग में ना, तुरंत आया। तो कंप्यूटर साइंस क्या होता है कि शनि तो है ही, कंप्यूटर साइंस को देखते हैं शुक्र क्यों देखते हैं, है ना। अब
बेसिकली टेक्नोलॉजी का कारक नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कारक नहीं है, आईटी का कारक नहीं है। शुक्र आईटी का कारक है राहु। अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि बात चल रही थी, एक दिमाग में एक कोई चीज़ रह ना जाए, आपके एक जिज्ञासा नहीं रहने चाहिए, इसलिए मैंने बताता हूँ आपको कि राहु है। शुक्र कंप्यूटर साइंस का कारक है, क्योंकि पहली बात तो शुक्र में एडवांसनेस जो है अपडेट जो चीज़ें होती हैं, अपडेट होती है ना, वो शुक्र के अंतर्गत आती है। नई नई चीज़ें जो होती थी वो शुक्र के अंतर्गत आती है। एक ग्लैमर जो होता है ना, वो शुक्र के अंतर्गत आता है ना। तो मेकअप जो होता है ना, वो शुक्र के अंतर्गत आता है। अच्छा, अब कंप्यूटर साइंस क्यों हुआ, मेकअप से इसका क्या संबंध, कंप्यूटर से क्या संबंध है मेकअप का, है ना। तो एक शायद ये कंप्यूटर वाले आपको बताएंगे जब आप डिस्कस करेंगे उनसे। कंप्यूटर में क्या होता है कि कैलकुलेशंस होती हैं, पूरा का पूरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें कहाँ से क्रिएट हो रही हैं, सब गणित से हो रही हैं, है ना। कैलकुलेशंस से होते, फॉर्मूले हैं इसके अंदर। सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप में किया जाता है, बेसिकली फॉर्मूले डाले जाते हैं, है ना। फॉर्मूले से जो प्रेजेंटेशन आता है वो कुछ भी आ सकता है ना। आपने एक फॉर्मूला डाला मैथमेटिकली नंबर्स में और कुछ अल्फ़ाबेट्स के साथ, और उसने एक बहुत खूबसूरत वीडियो बना के, जिसको कि एक बड़ी स्लाइड पे शो करने वाला, या एक जैसे मूवी जो आजकल मिक्सचर वगैरह हो रहा है, वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। कहाँ से क्रिएट हुआ सॉफ्टवेयर क्रिएट हुआ कैलकुलेशन से, है ना, गणना से। बेसिकली एक शब्द आएगा गणना, है ना। तो यहाँ मेकअप है ना, मेकअप है, ग्लैमर हुआ, है ना। तो ये शुक्र है, कंप्यूटर साइंस मतलब शुक्र। तो और भी ब्रांच होती हैं आजकल तो बहुत। कम्युनिकेशन भी एक ब्रांच है। कम्युनिकेशन कहाँ से देखेंगे, बुध क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक है, कम्युनिकेशन की ब्रांच जो है। तो बहुत सारी ब्रांचें हैं, और उसी से रिलेट करके हम देखते चले जाएंगे, जो हमारे उसमें आएगा ध्यान में ग्रह। उसके अलावा भी हम दूसरे ग्रहों पे भी विचार करना है ना। जैसे कोई ग्रह क्लिक करता है तो हमें दूसरे ग्रह भी देखें, इसके सपोर्टिंग ग्रह कौन सकते हैं। एक तो मेन ग्रह हो गया, फिर सपोर्टिंग ग्रह कौन सा हो गया, तो इस पे हमें विचार करना है। कोई ना कोई ग्रह आपको सपोर्टिंग मिल जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर हमसे कहता है कि साहब हमें लेखक बनना है, क्या बुध। और कोई व्यक्ति कहता है हमें कवि बनना है, तो क्या कवि कौन बनाएगा, चंद्रमा बनाएगा, है ना। नेचुरलिटी है उसके पास, है ना, नेचुरल है चंद्रमा। और कौन सा हो सकता है, सो बुध, गुरु। हाँ, गुरु। अरे आपने कही कि हमें तो ज्योतिषी बनना है, तो आपको ज्योतिषी बनना है तो गुरु बनाएगा आपको। आकृति बनाई थी ना उसने राजा के सामने, क्या आकृति बनाई थी, कुछ कैलकुलेशंस करी थी, फिर उसने कही कि जीत तुम्हारी ही होगी, सत्यवक्ता है ना। टीचर्स गुरु बनाता है, टीचर। देखिए अब फिर यहाँ पे एक आपको आज का परिप्रेक्ष्य देखना पड़ेगा, बहुत बदल चुका है समय। ज्योतिष में एक नियम आता है, देश, काल और पात्र, है ना। आपको देश भी देखना पड़ेगा, आपको काल भी देखना पड़ेगा, और आपको पात्र भी देखना पड़ेगा। काल मतलब हो गया कि आज का परिप्रेक्ष्य क्या है। अगर हम टीचर की बात करेंगे ना, तो एक दौर था, आज उतना नहीं है, एक दौर था कि टीचर का मतलब बहुत सम्मान था, है ना। तो टीचर से ज़्यादा छात्रों के मन में तो जो था वो तो था ही, उनसे कहीं अधिक उनके पेरेंट्स के लिए टीचर्स का सम्मान हुआ करता था। और
चाणक्य ने देखिए एक बड़ी खूबसूरत बात कही है एक टीचर्स के बारे में। टीचर्स के बारे में बड़ी खूबसूरत बात है, मुझे बड़ी थोड़ा सा मैं रिकॉल कर लूँ, एक मिनट जी, आ गया याद। तो चाणक्य ने एक बड़ी अच्छी बात कही टीचर्स के बारे में कि शिक्षक की गोद में विकास और विनाश दोनों पलते हैं, है ना। शिक्षक वो ताकत है कि उसकी गोद में विकास भी पलता है और उसकी गोद में विनाश भी पलता है। तो वो एक अपने केवल बुद्धि विवेक और ज्ञान, देखिए कितनी पावर होती है, बुद्धि विवेक और ज्ञान का प्रयोग करते हुए वो विकास की तरफ भी अग्रसर हो सकता है, विनाश की तरफ भी। तो बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन आज समय चेंज हो चुका है ना, शिक्षकों के लिए उतना सम्मान नहीं रहा। तो पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले शिक्षक जो देखते थे ना, गुरु के रूप में देखा जाता था। तो और उसका कारक भी जो होता था, गुरु ग्रह होता था, बृहस्पति ग्रह हुआ करता था, क्योंकि मेन तो सम्मान था। और सम्मान भी सूर्य वाला सम्मान नहीं था, वो गुरु वाला सम्मान था, है ना। तो जब आदमी पैर छूता था तो वो झुकता था, है ना। आज झुकता है लेकिन झुकता नहीं, लेकिन तब अगर वो झुकता था तो पूरे समर्पण के साथ वो झुकता था। तो समय चेंज है। तो आज के समय में शिक्षक अगर देखेंगे तो केवल हम बुद्ध से देखेंगे। कोई इस तरह का शिक्षक है आपके नॉलेज में कि वो गुरु की तरह सम्मान पा रहा है? तो डेफिनेटली उसका गुरु और बुद्ध दोनों, है ना। लेकिन प्रायोरिटी पे ग्रह जो आ गया है वो जो कभी बृहस्पति हुआ करता था, जब आप पुराने लिटरेचर देखेंगे तो वहाँ पे सब जगह आपको गुरु नज़र आएगा, बृहस्पति नज़र आएगा, शिक्षक का कारागृह। लेकिन आज अपडेट कर लीजिएगा इस चीज़ को, आज शिक्षक का कारक बुध है, गुरु नहीं है, ठीक है। और MBA करेगा, MBA कैसे करेगा? MBA में भी बहुत ब्रांच होती हैं, तो बुध कराता है MBA। वाणी का कारक है कम्युनिकेशन, टॉक एक्टिव स्किल्स होनी चाहिए, वो कौन देगा? बुध देगा। बहुत चालाक ग्रह होता है बुध, बहुत चालाक ग्रह होता है। किसी का बुध अगर बहुत पावरफुल है तो मतलब बहुत चालाक है वो, स्वार्थी होता है बेसिकली। इतना चालाक ज़्यादा चालाक क्या परिभाषा होती है? स्वार्थी होता है वो, अपने हित के लिए वो दूसरे का नुकसान कर सकता है। और भी ग्रहों के कॉम्बिनेशन देखेंगे, केवल बुध देख के ना डिसाइड करें आप। लेकिन हाँ, ये फिर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ आपको कि आज के बाद आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो उसमें उस पर्टिकुलर ग्रह के गुण देखने का प्रयास करेंगे कि जिस गुण की उस व्यक्ति में अधिकता है ना, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप कीजिएगा, और ये होमवर्क है आपके लिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस जीवन में तो आप कभी ग्रहों के गुणों को नहीं भूल पाएंगे, है ना। ये काम और कीजिएगा, बहुत प्रैक्टिकल। देखिए, मेहनत इनिशियल लेवल पे करनी है केवल अभी। अगर थोड़ी सी मेहनत अगर अभी कर ली, है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर अभी आपने मेहनत कर ली तो आगे केवल आपको सुनना है। और ये इन सिद्धांतों के साथ अगर आपने मेहनत कर ली, सिद्धांतों के मतलब ज्योतिष के सिद्धांतों के लिए अगर आपने मेहनत कर ली, जो बेसिक्स के लिए अगर आपने मेहनत कर ली, तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक अच्छे और सफल ज्योतिषी बनेंगे, है ना। एक प्रयोग और कीजिएगा, कहानी को 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार कितना भी पढ़ना पड़े, दिमाग में सेट हो जाए। फिर एक कॉपी पेन लीजिएगा
दिमाग में स्टोरी सोचते रहें और एक हेडिंग डालिएगा, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन 7 ग्रहों के गुण लिखिएगा, है ना। क्या आपने उससे कौन सा गुण पिक किया, कौन सा गुण आपने समझा कि इस ग्रह का ये गुण है, वो आप निकालिएगा, उसको राइट डाउन कीजिएगा। अगर आप राइट डाउन करेंगे ना, तो अभी शायद वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं, समझ में तो आ रहा है लेकिन अभी टाइम लग जाएगा याद करने में, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो भी आपको अभी पूरा एपिसोड अगर आपने ध्यान से सुन लिया, तो अगर आपने एक ग्रह पे एक पन्ना पूरा लिखा और कम से कम 50 गुण उसको समझ के लिखे, तो अगर मैं उस कॉपी को चेक करूँगा ना, तो ये विश्वास मानिएगा कि उस 100 गुणों में से 5 गुण भी आपने गलत नहीं लिखे होंगे, है ना। तो इतनी आपकी समझ में आ चुकी है बात, इतना मैं समझा चुका हूँ और आप समझ चुके हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करें, है ना। ये देखिए, ये जितनी गारंटी जो शब्द मैं यूज़ करता हूँ ना, तो ये अपने 23 साल का अनुभव है ना, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। तो आप ये मानिए कि अगर मैंने आपके बारे में ये बता रहा हूँ कि आपने ये सीख लिया और ये सीखना है आपको, तो फिर आपने वो सीख लिया है। तो इसको राइट डाउन करिएगा, इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। उससे क्या होगा पता है, जिएंगे आप सब्जेक्ट को, है ना। तो अगर निश्चित रूप से अगर आप में थोड़ी जिज्ञासा है, तो आपको ये एक प्रयोग करना चाहिए। 7 ग्रहों की बात करी, 7 ग्रहों के गुण की बात करी। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट को हम नेक्स्ट क्लास जब होगी तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ये एपिसोड बहुत लंबा हो गया, मैं नहीं चाहता हूँ कि 2 इसको एपिसोड में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि ये टॉपिक समझना एक ही एपिसोड में बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, सब्जेक्ट को भावों की बात करेंगे, है ना। फिर राशियों की बात करेंगे, अगेन फिर हम ग्रहों की बात करेंगे, है ना, विस्तार से बात करेंगे। फिर बहुत लंबा एपिसोड हो गया, आई थिंक शायद 1.5 घंटा होने को आ रहा हो। नहीं तो थोड़ी सी एक चर्चा और करना चाहता था मैं आपसे ग्रहों के बारे में, जैसे कि स्टोरी हमने बताई, तो थोड़ा सा मैं आपको ये समझा पाऊँ कि बेसिकली जो मैंने आपसे कही कि शब्दों को आप लिखने का प्रयास करें, तो शब्द किस तरह से आप लिखें, है ना। जैसे सूर्य की अगर हमने बात करी, तो सूर्य क्या है, राजनीतिक ग्रह है, या फिर ऐसे लिखिएगा जैसे सूर्य के बारे में आते हैं तो राजनीति, आत्मकारक, ऊर्जा का कारक, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रसिद्धि, शक्ति, अधिकार और एनर्जी, और क्या हो सकता है, साहस, और पैतृक संपत्ति को भी क्लिक करेगा ये, क्योंकि मैं सूर्य को मिली थी ना। और जैसे व्यवसाय की बात करें, अगर व्यवसाय क्या हो सकता है इसका, तो अधिकारी वर्ग सूर्य में आएगा। मेडिकल की बात करें तो सर्जन सूर्य में आएंगे, मंगल भी होगा। वो हम जब व्यवसाय की विस्तार से चर्चा करेंगे और इसमें भी स्पेशली डॉक्टर्स बनने की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके विशेष रूप से। और सूर्य हो गया गवर्नमेंट जॉब्स, सूर्य के अंतर्गत आ गए। और शासन और प्रशासन पूरा सूर्य के अंतर्गत आ गया। मैनेजमेंट वर्क सूर्य के अंतर्गत आ गए। सुनार
सूर्य के अंतर्गत, और ऊन का व्यापार भी बेसिकली सूर्य के अंतर्गत आता है। जज, मजिस्ट्रेट सूर्य के अंतर्गत आ गए, और ये सारे व्यवसाय हो गए, है ना। इसी तरह से और भी ग्रहों की आप देख लेंगे तो लिखने का क्या तरीका होना चाहिए वो थोड़ा सा मैंने एक गाइड किया है आपको। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे क्लास के लिए, और फिर भाव की, राशि की बात करेंगे पहले, है ना। राशि की बात करेंगे, जिस तरह से ये समझाया उसी तरह से कोई एक फॉर्मूला लेके आएंगे आपके लिए राशि के लिए। चलिए, ओके, नमस्कार।